जो टॉपिक्स है संयोजकता निकालना यानी वैलेंसी निकालना, है ना। किसी भी तत्व का अगर वैलेंसी निकालना हो, संयोजकता निकालना हो, कैसे ज्ञात करेंगे, ये सबसे पहले आपको सिखाऊंगा। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालना है। मुझे आशा है कि आप वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख चुके होंगे। अगर आप वो चीज़ें सीख चुके हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए इतना ज़्यादा फायदेमंद होगा, यानी 110% जो है कि आपको एकदम कंफर्म समझ में आ जाएगा, है ना। यानी एकदम बिल्कुल समझिए कि अगर आप इस चीज़ें सीख गए ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है वो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको ज़्यादा रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। आपको चीज़ें समझ जानी है, और जब आप समझ लोगे तो कैसा भी क्वेश्चन हो ना, आप उसका आंसर बड़ी ही सिंपल वे में दे दोगे, ये मेरी गारंटी है। तो मैंने समझाया था, जाइए उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वहां पे लिखा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना, ठीक है। तो आप उसको देखिएगा। अब चलिए उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेस पर हम लोग सीखेंगे कि संयोजकता कैसे निकाला जाता है। तो चलिए, हेडिंग रहेगा टॉपिक संयोजकता। क्या रहेगा? संयोजकता। देखिए, जब भी हमें संयोजकता ज्ञात करनी हो किसी तत्व का, ठीक है, देखिए दो चीजों को हम संयोजकता ज्ञात करते हैं। पहला तत्व का, और दूसरा यौगिक का। यानी जब भी हमें संयोजकता ज्ञात करनी हो, वैलेंसी ज्ञात करना हो, तो तत्व का ज्ञात करते हैं और दूसरा यौगिक का ज्ञात करते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको चीजें यौगिक से समझाता हूं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है तो दोनों ही सिंपल, और मैं आपको बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा। क्लियर? कैसे आप ज्ञात करोगे। सबसे पहले यही समझा दूं कि यौगिक क्या होता है और तत्व क्या होता है। देखिए, आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं। तो जो 118 तत्व हैं, वो 118 जो है ना अकेले हैं, यानी उनके साथ कोई अन्य तत्व नहीं जुड़ा है, इसलिए वो तत्व है। लेकिन अगर यही 118 तत्व आपस में मिल जाए, आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद जो चीज बनाते हैं ना, वो होता है यौगिक। क्या होता है? यौगिक। यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट, और इसको बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। तो देखिए, जब बहुत सारे एलिमेंट है ना एक साथ जुड़ते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड। जैसे समझिए एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए अगर मैं एक तत्व लिखूं Na, देखिए ये अकेले है ना, इसका लैटिन नाम नाइट्रियम है, और ऐसे नॉर्मल लोग सोडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम। तो ये Na है। अब आप एक साथ और देखिए, एक और तत्व लिखता हूं जिसको बोलते हैं Cl, क्लोरीन। क्या बोलते हैं? क्लोरीन। देखिए ये सोडियम अलग तत्व है, क्लोरीन अलग तत्व है, लेकिन अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, क्या किया जाए? इन दोनों को मिला दिया जाए, तो जब इन दोनों को मिला दोगे तो बनेगा NaCl। क्या बनेगा? NaCl। तो देखिए, दो तत्व जब मिल जाते हैं ना, तो जो पदार्थ बनेगा वो होगा यौगिक। समझ में आ गया? अगर अलग अलग है तो तत्व है, और जब ये दोनों मिल गए तो क्या बनाएंगे? यौगिक। तो NaCl क्या है? एक यौगिक है। लेकिन Na क्या है? तत्व है। Cl क्या है? तो तत्व है। ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम अलग अलग देखेंगे कि Na की संयोजकता क्या होगी, फिर देखेंगे कि Cl की संयोजकता क्या होगी, और ये भी जानेंगे कि NaCl में संयोजकता क्या होगी। समझ में आ गया ना? चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं यौगिक की संयोजकता। देखिए यौगिक है NaCl, मैं लिख देता हूं NaCl, यानी इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, यानी जो खाने वाला नमक होता है, टेबल सॉल्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेबल सॉल्ट। खाने वाला जो नमक है ना, इसे ही बोलते हैं NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना? तो जो सोडियम क्लोराइड है, देखिए, तो जब आपसे पूछा जाए कि सोडियम क्लोराइड में, या ये पूछा जाए कि NaCl में, ध्यान सुनिए, NaCl में
ए तथा Cl की संयोजकता क्या होगी, है ना। जब आपसे पूछा जाए कि NaCl में Na तथा Cl की संयोजकता क्या होगी, ठीक है, तो आप संयोजकता कैसे बताओगे। देखिए दोनों का पूछा है कि Na का भी बताइए और Cl का भी बताइए। तो देखिए जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि यौगिक दिया हो, यानी दो या दो से अधिक तत्व मिले हो, उसमें से किसी एक तत्व की संयोजकता पूछा गया हो, तो कैसे बताओगे। देखिए जब आपसे अब इन तत्वों को लिखता, यानी इस यौगिक को लिखता हूं, देखिए NaCl, है ना, थोड़ा सा दूर बनाया हूं, डिस्टेंस मेंटेन किया हूं, है ना। कोरोना तो चल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है ना, वरना दोनों पागल हो जाएंगे। तो देखिए Na और ये Cl, अब देखिए आप देखेंगे कि कहीं Na के पास कोई नंबर नहीं है, Cl के पास कोई भी नंबर नहीं लिखा गया है। क्लियर। तो जब ऐसा हो कि नंबर न लिखा गया हो, तो समझ जाइएगा कि वहां पे 1 लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे, दोनों जगह 1 लिखा है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपसे सोडियम यानी Na की संयोजकता पूछा जाए, तो आप Cl के पास जो नंबर होगा वो आंसर दोगे। ये बात समझ में आ गई। जब भी आपसे Na के, है ना, पूछा जाए, यानी किसी एक तत्व का पूछा जाए, तो दूसरे तत्व के पास जितना नंबर होगा उस तत्व की संयोजकता होगी। यानी Na का पूछा जाएगा तो Cl के पास कितना है, 1 है, तो Na की संयोजकता 1 होगी। लेकिन अगर आपसे Cl का पूछा जाए, तो अब देखिए उल्टा चलिए, Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 1 है। तो समझ में आ गया ना कि Na की संयोजकता भी 1 होगी और Cl की संयोजकता भी 1 होगी। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। ऐसे और एग्जांपल लेता हूं, देखिए H2O। अब बताइए H की संयोजकता कितनी होगी और O की संयोजकता कितनी होगी। तो देखिए H का पूछा गया है, तो H के पास जो नंबर है उसे छोड़ देना है। दूसरे तत्व के पास कितना नंबर है, तो देखिए O के पास तो नंबर ही नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो H की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखिए ऑक्सीजन, ये O मतलब ऑक्सीजन, अब O की संयोजकता कितनी होगी, तो देखिए O के पास जो नंबर है उसको नहीं देखना है, दूसरे तत्व के पास कितना नंबर है, तो 2 है ना। O का पूछा गया है तो दूसरे तत्व के पास 2 है, तो ये हो जाएगा 2। बात समझ में आ गई ना, बहुत ही आसान है। ऐसे ही एक और देता हूं एग्जांपल, बताइए कि H2SO4, H2SO4, H2SO4 आप जानते हैं ना, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं, है ना। सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ये बैटरी में प्रयोग किया जाता है। जो आप बैटरी खरीदते हो ना, तो बैटरी के अंदर यही एसिड होता है, या बैटरी का जो पानी होता है ना, उसमें ये एसिड होता है, ठीक है। जब आपको मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो इतना बेसिक से पढ़ा दूंगा कि हर एक चीज आप आसानी से बता पाओगे, है ना। तो देखिए ये सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड है जो बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो बताना है कि बताइए H, है ना, H की संयोजकता कितनी होगी। तो देखिए यहां पे देखिए आप कहोगे कि यहां पे तो 2 तत्व है ही नहीं, H2SO4 ऐसा है। मैं आपको बता दूं कि SO4 जो है ना कि एक साथ आते हैं, है ना। SO4 सल्फेट जिसको बोलते हैं, SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट। तो ये SO4 एक साथ आते हैं। तो बताइए SO4 के बाहर कितना नंबर है, तो 1 नंबर, कुछ नहीं है तो 1 नंबर, इसलिए हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे ही SO4, देखिए SO4 है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए SO4 की संयोजकता कितनी होगी, तो देखिए इनको छोड़ के देखना है कि इसके पास कितना नंबर है, तो 2 नंबर है, तो SO4 की संयोजकता 2 हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने यौगिक की संयोजकता निकालना आपको मैंने बहुत ही आसानी मतलब कह दे सिंपल भाषा में ना, आसान भाषा में मैंने समझा दिया। और आप अगर ये चीज सीख गए ना, तो मैं लिख के देता हूं कि यौगिक की संयोजकता निकालना आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगा। अब चलिए समझते हैं कि तत्व की संयोजकता कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे रफ कर दूं और आप लोग क्या करो, इसको नोट कर लो, है ना, नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं इसे रफ करता हूं
और आपके सामने एक प्रश्न देता हूं, जो उस प्रश्न का जवाब जो है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखिए, यौगिक के संयोजकता निकालने के क्रम में एक क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन यही है कि CO2 में कार्बन यानी C तथा O की संयोजकता बताइए। ठीक है। दूसरा प्रश्न एक और है, HCl में हाइड्रोजन तथा Cl की संयोजकता। बात समझ में आ गई? HCl में H तथा Cl की और CO2 में C तथा O की संयोजकता बतानी है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि तत्व की संयोजकता, तत्व की संयोजकता कैसे ज्ञात की जाती है। तो देखिए, जो तत्व है वो है Na और Cl। मैंने दो ही तत्व लिखा है, ऐसे आप 118 के 118 तत्वों का आप ज्ञात कर सकते हो। लेकिन इसके लिए है ना, जब भी आपके सामने तत्व की संयोजकता ज्ञात करनी हो तो उसके लिए सबसे पहले एक चीज आपको जरूर आना चाहिए, वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, जो इसके पिछले वीडियो में मैं सिखा चुका हूं। तत्वों का अगर संयोजकता ज्ञात करना है उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। क्लियर? चलिए, अब हम लोग देखते हैं तत्वों का। अब मैं ऐसे रफ कर दूं और आपको दिखाऊंगा NaCl का क्या होगा, कैसे होगा Na और Cl का। देखिए, ठीक है। चलिए, अब यहां पे लिख देता हूं तत्वों की संयोजकता, है ना, तत्वों की संयोजकता। एक लिख देता हूं Na और दूसरा Cl, मैं दोनों का निकाल के दिखाने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने के लिए, तो तीन चार बातें आपको समझना पड़ेगा। पहला क्या कि तत्वों का जो परमाणु क्रमांक होगा ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? पहला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना। ये आप नोट करिए अपने कॉपी पे कि जब भी तत्वों की संयोजकता ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले जो इसका परमाणु क्रमांक होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना होता है। तो चलिए, पहले जो मैंने पहला आपको बताया वो पहले करता हूं। देखिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 11 होता है। आप लोग को पता होगा कितना होता है? 11 होता है। देखिए, 11 को जब भी आप तोड़ोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC लिख देता हूं डायरेक्ट, क्या आएगा? 2, 8 और 1। ये होगा 2, 8 और 1। तो देखिए, 2, 8 और 1 हो गया ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको पहले बताया कि क्या लिखना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। चलिए, दूसरा चीज है क्या करना है कि जो बाह्यतम कक्षा आएगी, है ना, देखिए इसमें, देखिए पहली कक्षा है यानी K है ये, और ये है L और ये है M, ये है बाह्यतम कक्षा, यानी ये वाली है बाह्यतम कक्षा। यानी जो जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो उसकी जो बाह्यतम कक्षा होगी ना, ठीक है, उस बाह्यतम कक्षा को देखना है ना, बाह्यतम कक्षा को क्या करना है? देखना है। और बाह्यतम कक्षा में ये देखना है कि बाह्यतम कक्षा में अगर 1, 2, 3, 4, अगर 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ मिलता है यानी इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो उस तत्व की संयोजकता वही हो जाएगी, है ना। यानी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हो तो उसके बाह्यतम कक्षा में जो बाहरी कक्षा होगा, उसके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3, 4 अगर आते हैं या इलेक्ट्रॉन आते हैं तो संयोजकता वही हो जाएगी। समझ आ गया ना? वही रहेगी, यानी चेंज नहीं होने वाली। जैसे मैं बात करूं कि सोडियम की संयोजकता क्या होगी, तो देखिए बाह्यतम कक्षा में कितना है? 1 है। तो मैंने अभी बताया कि अगर 1, 2, 3, 4 आए तो क्या होगा? उसकी संयोजकता वही हो जाएगी। तो 1 है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है। चलिए, ऐसे ही कोई दूसरा लेता हूं। देखिए, 2, 8 और 2, है ना, 2, 8, 2 किसका है ये? तो आप बताइए। मैग्नीशियम का है ना। मैग्नीशियम का होता है 12। क्या होता है? 12। ठीक है, तो 2, 8, 2, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए बाह्यतम कक्षा में कितनी है? तो 2 है।
कितनी है 2। तो देखिए 1 2 3 4, मैंने बताया कि 1 2 3 4 में से कोई भी अगर आता है बाह्यतम कक्षा में तो इसकी संयोजकता वही हो जाएगी। कंप्लीट। चलिए अब समझते हैं। अब नेक्स्ट, अगर 5 6 7 8 अगर ये आए, देखिए संयोजकता यानी बाह्यतम कक्षा में अधिकतम आएगा ना तो 8 तक ही आएगा, 1 से लेकर के 8 तक ही होता है। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो बाह्यतम कक्षा में 1 से लेकर 8 तक ही आएगा, 8 से ज्यादा नहीं आएगा और 1 से कम नहीं आएगा। यानी 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8, इससे ज्यादा नहीं आने वाला। बात समझ में आ गई? पिछले वीडियो में मैंने समझाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। चलिए अगर 5 6 7 8 आ जाए, है ना, 5 6 7 8 आ जाए तो क्या करना है कि उसको 8 में से घटाकर लिख देना है। क्या करना है? 8 में से घटाकर लिख देना है। ये बात समझ में आ गई कि जब भी 5 6 7 8 आ जाए तो 8 में से घटाकर लिख दोगे, वही हो जाएगी हमारी संयोजकता। जैसे एग्जांपल देखिए, Cl क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 और 17 को लिखते हैं 2 8 7। क्या लिखते हैं? 2 8 7। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बाह्यतम कक्षा में 7 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5 6 7 8। ऊपर वाला अगर होता 1 2 3 4 में से तो डायरेक्ट आंसर दे देता, बट नहीं है। 5 6 7 8, ये 7 आया है। तो मैंने बताया कि जब भी 5 6 7 8 आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कक्षा में तो आपको 8 में से घटाकर लिख देना है। तो देखिए 7 है तो 8 - 7 यानी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और याद करिए हम लोग पीछे देखे थे कि NaCl में Na की संयोजकता 1 थी और Cl की भी कितनी थी? 1 थी। और देखिए हमने यहाँ तत्व से भी देख लिया कि हाँ जी Na में 1 आ रहा है और Cl में भी 1 आ रहा है। इसका मतलब हम लोग दोनों तरफ से निकालना सीख चुके हैं। आगे बात समझ। चलिए ऐसे ही एक और दिखा देता हूं, उसके बाद आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए, बार बार इसकी प्रैक्टिस करिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालना आपने नहीं देखा है वीडियो तो जरूर देखिएगा। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, वरना फिर आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला। फिर आप कहोगे कि सर आपके द्वारा जो बताई गई जानकारियां हैं वो बिल्कुल ही हमें समझ में नहीं आया। तो मैं एक बार फिर से कह दूं कि आप जरूर देखिएगा उसको। अब देखिए समझिए यहाँ पे। चलिए एक तत्व लेता हूं और अब मैं ऐसे ही तत्व लेता हूं अपने मन से, जो भी मेरे दिमाग में तत्व आया। चलिए मान लेता हूं 2 8 8, ठीक है। यानी ये 18 8 8 16 2 18। 18 किसका होता है? आर्गन का। किसका होता है? आर्गन का, है ना। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। अब आप देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है। कितने हैं? 8। अब मैंने बताया था कि 5 6 7 8 आए तो क्या करना है? 8 में से घटा देना है। अब देखिए 8 है तो 8 - 8 यानी कितना आ जाएगा? 0। तो क्या कहेंगे कि आर्गन की संयोजकता कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। कितना आसान है, समझ गए ना। अब चलिए अब समझिए पॉइंट्स, नोट पॉइंट समझ जाइए, नोट पॉइंट, ठीक है ना। देखिए आर्गन यानी जिस तत्व के, है ना, जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप निकालते हो और निकालने के बाद उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो अक्रिय गैस होती है। क्या होती है? अक्रिय गैस। ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालते हो और निकालने के बाद उसके बाह्यतम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो अक्रिय गैस है। देखिए यहाँ पे 2 8 8, बाह्यतम कितना है? 8। तो कौन सा ये है? अक्रिय गैस है। क्या है ये? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस क्या होती है कि ऐसी गैस जो किसी से रिएक्शन ही नहीं करती है, जो किसी से मतलब नहीं होता है। जैसे इंसान में देखिए, इंसान में क्या होता है ना कि एक मेल एक फीमेल, ये दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टिव होते हैं, है ना, मेल फीमेल के प्रति और फीमेल मेल के प्रति। लेकिन एक आता है ट्रांसजेंडर, जो किसी के प्रति अट्रैक्टिव नहीं होता है, जो कि दोनों तरफ से होता है। बस ऐसे ही समझिए ये अक्रिय गैस, ये किसी के प्रति जो है कि इसका रिएक्शन नहीं होता है, ये किसी से भी भेदभाव नफरत नहीं करती है, सबसे रहती है आराम से। ये अक्रिय गैस होती है, जिसके बाह्यतम कक्षा में क्या होते हैं?
8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात समझ में आ गई। लेकिन एक अपवाद है। क्या है ये? अपवाद। अपवाद में आता है एक हीलियम। क्या आता है? हीलियम, जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। बाह्यतम कहिए तो भी 2 होंगे, या ऐसे कहेंगे तो भी 2 ही होते हैं। ठीक है, तो हीलियम का 2, ये अपवाद है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है, तो आप क्या कहोगे? 0। लेकिन हीलियम की 2 होती है, ये अपवाद में। बात समझ में आ गई। तो ये था संयोजकता, मतलब कि ज्ञात करना। कैसे आप ज्ञात करोगे, मैंने आपको चीजें समझा दिया कि संयोजकता कैसे ज्ञात किया जाता है, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे ज्ञात करोगे। तो क्लियर, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है आप समझिए और कॉपी पेन उठाइए और आप नोट्स के रूप में लिखते चलिए। जितना आप लिखोगे ना, मैंने बताया था ना, पहले ही समझाया था कैसे आपको चीजें पढ़ना है। तो देखिए, ये हो गया हमारा तत्वों की संयोजकता। पूरा तत्वों की संयोजकता कंप्लीट हो गया। आप कैसे ज्ञात करोगे, मैंने आपको चीजें समझा दिया। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा संयोजकता, यानी टॉपिक ही है परमाणु क्रमांक, है ना। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं परमाणु क्रमांक क्या है ना। परमाणु क्रमांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक है, देखिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर में परमाणु क्रमांक कहते किसे हैं। तो देखिए नाम लिखा है परमाणु, और क्रमांक का मतलब होता है क्रम से आने वाली, यानी संख्या। तो इसका एक और नाम है परमाणु संख्या। क्या नाम है? परमाणु संख्या। यानी आपको 2 नाम याद रखना है। क्या क्या? एक क्रमांक और एक संख्या। क्लियर? क्योंकि क्रमांक को ही संख्या बोलते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए तो अब समझते हैं कि आखिर में कहते किसे हैं। तो देखिए, अगर आप इसको देखे होंगे, यानी एक परमाणु है। क्या है ये? परमाणु है। आप बताइए परमाणु के नाभिक, है ना, परमाणु का क्या है? ये बीच वाला नाभिक है। नाभिक में क्या क्या होता है? तो आपको पता है ना, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये बात समझ में आ गई। और नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो देखिए अब समझते हैं कि परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर कहते किसे हैं। तो इसका जब डिफिनीशन बनाएंगे तो क्या कहेंगे कि परमाणु के अंदर, क्या कहेंगे? परमाणु के अंदर नाभिक में उपस्थित, कहाँ? नाभिक में। ध्यान सुनिए, परमाणु के अंदर नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। आप इसे नोट करिएगा, मैं फिर से बोलता हूं, ठीक है ना, कि परमाणु के अंदर नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। ये बात डिफिनीशन समझ में आ गई। ठीक है, अब इस परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक को हम कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल जेड से। ये पॉइंट याद रखिएगा कि कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं परमाणु क्रमांक को। क्लियर? अब देखिए, आप जानते हैं कि जो ये परमाणु होता है ना, वो उदासीन होता है। क्या होता है? परमाणु उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। तो जब परमाणु उदासीन होता है, इसीलिए इस परमाणु के अंदर, है ना, इस परमाणु के अंदर जो नाभिक है, इस नाभिक में, ठीक है ना, जो प्रोटॉन है, दिख रहा है ना, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो जो नाभिक में प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन की जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। क्यों? उदासीन, कोई भी चीज उदासीन कब होता है? जब उसमें पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हो, है ना। तो पॉजिटिव क्या होता है? तो प्रोटॉन होता है। निगेटिव क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है?
इलेक्ट्रॉन होता है, ये बात जानते हैं। और जब परमाणु उदासीन है तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होंगे और दोनों बराबर बराबर होंगे। क्या होंगे? दोनों बराबर बराबर होंगे। यानी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होती है। क्यों? क्योंकि परमाणु उदासीन होते हैं। तो अगर ये दोनों बराबर हैं, ध्यान से सुनिए, अब मैंने अभी डिफिनीशन बताया था कि परमाणु के अंदर नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। इसे किससे दिखाते हैं? तो जेड से। अब बताइए, यानी कह सकता हूं कि जेड बराबर क्या है? पी। कुल प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है, तो जेड बराबर पी। अब पी बराबर क्या है? ई। यानी कह सकता हूं फाइनली कि जेड बराबर पी बराबर ई। यानी परमाणु क्रमांक, जेड को क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बराबर पी प्रोटॉनों की संख्या बराबर ई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यह है हमारा परमाणु क्रमांक। ये समझ में आ गया? यानी आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है अगर 15 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या देखें कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो जो परमाणु क्रमांक है यही हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। अगर पूछा होता कि प्रोटॉन की संख्या बताइए तो वही हो जाता, क्योंकि जेड बराबर होता है P इक्वल टू ई। बात समझ में आ गई? तो इससे हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए इस परमाणु क्रमांक यानी संख्या का महत्व क्या है, इसका फायदा क्या है, आखिर में हम लोगों ने क्या देखा। पहला, इसके पिछले वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाया था, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका निकाल रहे थे हम लोग? परमाणु संख्या का ही, यानी परमाणु क्रमांक का ही निकाल रहे थे। तो पहला महत्व यही है ना। क्या महत्व है? कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना। क्या करना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना। इससे फायदा यही हुआ कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा क्या हो रहा है कि प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना, है ना। देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अब प्रोटॉन की संख्या जो है कि परमाणु क्रमांक होता है तो सब आपस में बराबर हो गए, यानी इससे प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है महत्व में, कि ये परमाणु क्रमांक जो है ना, कि जो तत्व का होगा, जिस तत्व का परमाणु क्रमांक होगा उस तत्व के गुण धर्म के बारे में बताएगा, यानी उससे उसकी विशेषता बताएगा। तो क्या बताएगा? ये तत्व का गुण धर्म बताता है। क्या बताता है? तत्व का गुण धर्म बताता है। कौन? परमाणु क्रमांक। अब देखिए आपके सामने आपने ऐसा देखा होगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए आपने एक चीज देखा होगा कि कभी ऐसे आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि मैं लिख दूं 10Ne20, है ना। आपने ऐसा देखा होगा तत्व, ऐसा लिखा हुआ आपने कभी पीरियोडिक टेबल देखा होगा, आवर्त सारणी, तो ऐसे ही लिखा जाता है। तो इसमें ये 10 है ना, ये नीचे वाला यही है हमारा परमाणु क्रमांक। क्या है? परमाणु क्रमांक। यानी आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चन देखा कि 10Ne20 में
प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो आपको पता ये चल गया कि नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है, यही परमाणु क्रमांक प्रोटॉन होता है और वही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है, यानी परमाणु क्रमांक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों एक ही होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या इस वाले क्वेश्चंस के लिए कि परमाणु क्रमांक कितना है, तो 10 है, इलेक्ट्रॉन कितना है, वो भी 10 है, प्रोटॉन कितना है, तो 10 है। यानी आपसे परमाणु क्रमांक पूछे, प्रोटॉन पूछे, इलेक्ट्रॉन पूछे, सब एक ही होगा, ये नीचे वाला। कंप्लीट। अब चलिए ये ऊपर वाला क्या होता है, तो ऊपर वाले को बोलते हैं परमाणु भार। क्या बोलते हैं, परमाणु भार, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये परमाणु भार होता है। अब हम लोग का टॉपिक नेक्स्ट है कि परमाणु भार क्या है ना। परमाणु भार कहते किसे हैं, देखिए परमाणु भार क्या होता है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ परमाणु भार कहलाता है। बात समझ में आई, क्योंकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, अभी मैंने बताया था। तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, परमाणु भार, एटॉमिक वेट, है ना, या एटॉमिक मास, या एक और नाम इसे बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। चलिए मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। ठीक है, अब इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो याद रखिएगा कैपिटल ए से। परमाणु क्रमांक या संख्या को कैपिटल जेड से प्रदर्शित कर रहे थे और इसको कैपिटल ए से प्रदर्शित करेंगे। तो परमाणु भार किसे कहते हैं, एक बार फिर से डिफिनीशन रिपीट करता हूं, ध्यान सुनिएगा कि परमाणु के अंदर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ परमाणु भार कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु भार। यानी ए बराबर क्या होगा, तो प्रोटॉन की संख्या P प्लस N, है ना, प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। अब बताइए जो P है ना, ये P क्या वो Z बराबर P बराबर E होता है, अभी हम लोग ने देखा था। तो बताइए इस P के जगह पे, जब P के जगह पे ये Z के भी बराबर है, E के भी बराबर है, तो क्या सब कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। तो इसका नया एक फार्मूला ये बन जाएगा कि A बराबर, चाहे आप Z लिखिए, चाहे आप P लिखिए, चाहे आप E लिखिए, इन सबका N में अगर जोड़ देंगे तो आ जाएगा एटॉमिक वेट, परमाणु भार। आगे बात समझ में, तो देखिए परमाणु भार बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये बात समझ में आ गई, तो ये है परमाणु भार। अब आपके सामने क्वेश्चंस ऐसे ही दिया रहेगा, ठीक है, 10Ne20 कहेगा कि न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, किसकी, न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। अब देखिए यहाँ पे भार ए है ना, भार यहाँ पे कितना है, 20 है, तो एक जगह पे क्या रख दूंगा, 20, देखिए रख दिया 20 बराबर। अब देखिए परमाणु क्रमांक, देखिए ZPE है ना, Z क्या है, परमाणु क्रमांक, P क्या है, प्रोटॉन, E क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो एक दिया है क्या चीज, परमाणु क्रमांक कितना है, Z का मान 10 दिया है ना, ये 10, तो रख दूंगा 20 बराबर 10 प्लस, हमसे पूछा था न्यूट्रॉन बता दीजिए, तो न्यूट्रॉन प्लस N, तो रख दूंगा N। अब N का मान निकालेंगे तो 10 इधर आएगा, 20 माइनस 10 यानी 10 यानी N। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 10। तो ये था हमारा परमाणु भार। एक और क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, देखिए और आप ध्यान से सुनिए और समझिए, बिल्कुल ही आसान है, इतना हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, आप इसका लिख लीजिएगा कॉपी पे, वीडियो को रोक रोक के, ठीक है, पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस ऐसे ही पूछा क्या जाएगा। अब पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन देता हूं और आपको ये क्वेश्चंस कराने के बाद एक क्वेश्चन दूंगा, आप होमवर्क के लिए आप रखिएगा, उसे सॉल्व करिएगा। देखिए एक क्वेश्चन ये है कि 17Cl35 है ना, 17Cl35, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब बताना है यहाँ पे प्रोटॉन,
न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार सब बताना है। ध्यान सुनिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, इससे बताना है कि क्या क्या किसका मान क्या आएगा। सुनिए, देखिए हमें पता है कि जो 17 है परमाणु क्या है, क्रमांक है, यानी जेड का मान है, तो लिख दूंगा 17। अब यही जेड पी के और ई के क्या होता है, बराबर होता है, तो पी भी कितना हो जाएगा 17, ई भी कितना हो जाएगा 17। अब देखिए ए यानी भार ऊपर दिया हुआ है, ये क्या है 35, अब ये 35। अब बताइए, हम फार्मूला जानते हैं कि ए बराबर पी प्लस एन, ए का मान कितना है 35 बराबर पी का मान कितना है 17 प्लस एन। अब एन बराबर क्या हो जाएगा 35 माइनस 17, है ना, ठीक है। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 7 15 यानी 18, है ना, 18 हो गया। तो n बराबर कितना आ गया 18, यानी n का मान हो गया 18। देखिए कितना आसान है। अब आपको करना क्या है, सुनिए, ये हमारा z का मान है, p का मान है और e का मान है ना, ये हमारा a का मान है। अगर आप a में से ये 17 घटा देते हो, मतलब कि 35 में से 17 अगर घटा देते हो तो ये जो मान आएगा, ध्यान सुनिए, ये होगा n का मान। तो देखिए यहाँ भी जो मैंने लिखा था, यहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कंपटीशन में आप ऐसे करेंगे। चलिए, तो ये समझ में आ चुका। दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन ये है कि 15 P31 और एक और क्वेश्चन देता हूँ 14 SI28, है ना। ये दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या बताना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, ये सब का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो